नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर साहब के बारे में। प्रेसिडेंट साहब के बारे में जितनी बात करी वो सारी तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब इस लेक्चर में देख लेते हैं गवर्नर साहब के बारे में। तो और भी कुछ लेक्चर लग जाएंगे, एक में तो नहीं हो पाएगा इनका पूरा, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना करते हैं। बाकी एक दो लेक्चर और लगेंगे तो हो सकेगा कि अगले लेक्चर में ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर लग जाएंगे 2 लेक्चर तो ठीक है, लगा लेंगे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि भाई क्या है गवर्नर साहब। स्टेट पहले तो समझो, स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, पता ही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। स्टेट का कौन होगा? गवर्नर साहब होंगे। सिंपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वहाँ पर भी, स्टेट में भी। जैसे सेंटर पे देखा था अपन ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे और वहाँ पर पीएम हेड कर रहे थे, सेम उसी तरीक़े से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में रहेंगे और उन्हें कौन हेड करेगा? सीएम साहब। और एड किसको करेंगे? गवर्नर साहब को। बस इतना सा है। कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं। गवर्नर जो होते हैं ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन रियल हेड कौन होता है? रियल अगर डी फैक्टो पावर की बात करें तो किसके पास रहेगी? सीएम साहब के पास रहेगी। डी ज्योर पावर की बात करें तो वो किसके पास रहेगी? गवर्नर साहब के पास रहेगी। क्या ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन के? हाँ भाई। गवर्नर एक्ट करते हैं कि भाई एक ब्रिज के तौर पे यूनियन और स्टेट के बीच में। अगर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि यूनियन चूज़ करता है इन्हें, अगर ये नहीं रहेंगे तो स्टेट और यूनियन के बीच में फ्रिक्शन आने लगेगा। आता अभी भी है, लेकिन कहने के लिए इनका पोस्ट है, बस यही है। डुअल रोल है इनका, इसीलिए एक बैलेंस बना रहता है फेडरल स्ट्रक्चर में। और बताना फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब अगर बता पाओ कमेंट में। कमेंट तो करते नहीं हो तुम लोग, लेकिन अगर बताना चाहो तो बता देना, एक आधा आदमी जो भी ये वीडियो देखता है तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लेते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, ये है इसलिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये या एकदम रटे होने चाहिए लाइन बाय लाइन। उठाना बेयर एक्ट, बस देख लेना कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। आर्टिकल 153 है, क्या बताता है भाई? गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट का। क्या कई स्टेट ऐसे हो सकते हैं जिनमें गवर्नर नहीं हो? नहीं भाई, गवर्नर होना ज़रूरी है। कुछ गवर्नर्स सर्व करते हैं मल्टीपल स्टेट्स के एज अ गवर्नर। ठीक है, कि भाई एक फॉर एग्जांपल यूपी के गवर्नर भी हैं और बिहार के भी गवर्नर है, एक ही आदमी। तो सिंगल गवर्नर हो सकते हैं 2 और या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए, या फिर यूनियन टेरिटरी और स्मॉलर स्टेट के लिए भी। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो किसके पास होगी? वो गवर्नर साहब के पास होगी, जो कि अपनी एक्सरसाइज, जो कि पावर एक्सरसाइज करेंगे या तो डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। या तो खुद से एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर, या तो अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए करेंगे। आर्टिकल 155 में क्या दे रखा है? गवर्नर साहब को अपॉइंट कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझो, पीएम को भी कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर साहब को भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 156 में क्या दे रखा है कि भाई टर्म क्या होगा गवर्नर साहब का? तो उनका टर्म ऐसा कुछ नहीं है, क्या है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि नॉर्मली 5 साल रहता है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? स्टेट दैट द गवर्नर जनरली एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपन ने देख ही लिया है, ये ऊपर बता ही दिया था। जैसे प्रेसिडेंट साहब एड और एडवाइस किसकी चाहते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड होगा, जिनको हेड कौन करेगा? पीएम साहब। वैसे ही सेम इनका है, सिमिलर है इनका, सेम नहीं है, सिमिलर है। ये गवर्नर साहब किसकी एड और एडवाइस चाहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? भाई सीएम साहब करते हैं, बस सिंपल। आर्टिकल 166 में क्या है कि भाई रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट के बिजनेस के कंडक्ट को, या फिर कि एग्जीक्यूटिव का एक्शन जो होता है वो सारा गवर्नर साहब के नाम पर लिया जाता है। बस यही सारी चीज़ें। और रूल्स भी बनाते हैं कि भाई गवर्नमेंट का बिजनेस वो वाला बिजनेस नहीं कि भाई चाय नाश्ता बेचना, मतलब कि काम धंधा कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इनकी? प्रोविजन कौन सा है कि आर्टिकल 155 में दे रखा है कि गवर्नर साहब को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसकी एडवाइस पर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। बस इतनी सी बात है। क्या ये इलेक्शन कर होता है तब अपॉइंट किया जाता है? नहीं भाई, कोई इलेक्शन नहीं है, सब नॉमिनेशन के तरीके से किया जाता है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई रेशनल क्या है? फॉर दी अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर। जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि भाई गवर्नर जो है ना, लिंक होगा यूनियन और स्टेट के बीच में। ठीक है, वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा। इस वजह से इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंटर के द्वारा होगा।
एन अपॉइंटेड गवर्नर इंश्योर करता है कि भाई सेंटर कैन ओवरसी स्टेट गवर्नेंस टू इंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, जिसकी वजह से एक हारमोनियस सॉरी आ जाती है खांसी कभी कभी, ऐसा मत कहना कि भाई सर ने तो म्यूट भी नहीं किया, भाई नहीं किया, अचानक से आ गई खांसी। तो क्या है कि हारमोनियस सेंटर और स्टेट के रिलेशन बने रहे, इसलिए द अपॉइंटी शुड आइडियली बी एक्सेप्टेबल टू दी स्टेट गवर्नमेंट टू अवॉइड स्टेट रिलेशन। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, क्या सारे याद करने हैं भाई, जो आगे केस लो आएंगे नहीं, एक दो याद कर लेना हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी दो ही डाले हैं बस। ये सूर्य नारायण वाला केस है, सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस है। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर जो होल्ड करता है ऑफिस वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के वे है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स टर्म नहीं है प्रेसिडेंट इसका गवर्नर साहब का कि भाई गवर्नर साहब तो 5 ही साल लेंगे या 3 साल लेंगे, रहा नॉर्मली 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है इनके टर्म की, कोई फिक्स टर्म नहीं है। इनका जो टर्म है वो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं गवर्नर साहब के क्या बोलते हैं ये टेन्योर को, कि भाई 5 साल से पहले भी इनके जो टर्मिनेट कर सकते हैं कि भाई अब आप आज से गवर्नर नहीं हो। और ये डिसीजन जो है एंड दिस डिसीजन इज़ नॉन जस्टिसेबल, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। नहीं, क्या सच में ऐसा है? चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज किया जा सकता है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं उनके बेसिस पे किया जा सकता है चैलेंज। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई फिर से एक ही बात बोली कि प्रेसिडेंट साहब रिड्यूस कर सकते हैं टर्म किसका, गवर्नर साहब का, और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इनको दूसरे स्टेट बिना रीज़न को प्रोवाइड किए, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर चलते हैं ना ये प्रिंसिपल पे। इसलिए की फीचर क्या है अपॉइंटमेंट का, कि गवर्नर्स अपॉइंटमेंट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए कि भाई और रिफ्लेक्ट करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पर सेंटर होल्ड करता है सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास अभी भी ज़्यादा पावर है, क्योंकि सेंटर एक तरीके से नज़र रख रहा है ना। अगर इनफॉर्मल टर्म्स में मैं बोलूँ कि भाई उन्होंने तो एक आदमी ले आया, बोल दिया आज से इसका ये गवर्नर रहेगा तुम्हारे स्टेट का, सीएम वी हमसे कुछ पूछताछ नहीं हुई है, वो नहीं भी होती है, कहने की बात है कि भाई पूछा जाता है लेकिन नहीं पूछते हैं, तो वो लगा दिया गवर्नर साहब को। अब कोई बिल को रिजर्व कराना होगा ये तो करवा देंगे, और ऊपर बैठे जो आका लोग हैं जैसे प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्ट कर देंगे कि इस बिल को पास होने दो या नहीं होने दो या रिजेक्ट कर दो, जो भी चीज़ें। फिर है टर्म ऑफ द गवर्नर, कहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 156 क्लॉज 1 में दे रखा है। तो क्या दे रखा है, गवर्नर साहब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के उस पर रहेंगे। फिर है आर्टिकल 156 क्लॉज 3, नॉर्मल टर्म क्या है 5 साल का है, लेकिन गवर्नर तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक दूसरा सक्सेसर जो है उसकी अपॉइंटमेंट ना हो गई हो। कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस है नहीं भाई, कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है, कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट होता ही नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट साहब का होता है 61 के अंदर आर्टिकल 61 में, वैसा इनके साथ नहीं होता है। इनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, विदाउट फॉर्मल इम्पीचमेंट रिमूव किया जा सकता है, और टेन्योर भी डिपेंडेंट है भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर। की पॉइंट यह है कि जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है वो सेंटर को एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल दे देती है गवर्नर के टेन्योर पर, क्योंकि देखो पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर, दोनों पार्टियां जो हैं ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती हैं कि भाई बोल देना ये जो गवर्नर है इसको हटा दो। तो मेन अथॉरिटी किसके पास आ गई, पीएम साहब के पास आ गई, और ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस, और किसी पास असली पावर है ही नहीं। किसके पास है, पीएम साहब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सोचो कितने पावरफुल हैं ये लोग, टेन्योर वगैरह भी नहीं है, ये सारी चीज़ें। ये जुडिशियल क्लैरिफिकेशन क्या है कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने बोल ही दिया है कि जो प्रेसिडेंट का प्लेजर है वो अनजस्टिसिएबल है, कि ऐसा नहीं है कि आप जाके कोर्ट में कहो कि भाई मेरे को तो हटा दिया जी, ऐसा करना है मेरे साथ। बस यही है। पावर और फंक्शन देख लेते हैं गवर्नर साहब के, आ जाओ। जैसे प्रेसिडेंट साहब के थे उसी तरीके का इनके पास भी है पावर और फंक्शंस, कि गवर्नर की पावर जो है किस किस में कैटेगराइज हो सकती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशरी और डिस्क्रिशनरी पावर। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं पहले एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि भाई आर्टिकल 154 में क्या दे रखा है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगी, गवर्नर साहब के पास रहेगी। तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, खुद से कर सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो ये चीज़ होगी अब से स्टेट में, नहीं, जब तक एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो या फिर एकदम डिस्क्रिशन ना हो तब तक नहीं कर सकते हैं। उनको करना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के, उससे ही करना पड़ेगा अपनी पावर को एक्सरसाइज।
आर्टिकल 166, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे स्टेट के अंदर सभी गवर्नर के नाम पर लिए जाएंगे। आर्टिकल 154 ऊपर क्या कहता है भाई, जो पावर है वो किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी, लेकिन जो एक्शंस, यहाँ पर एक्शंस की बात हो रही है, वो सारे किसके नाम पर लिए जाएंगे, वो होगा गवर्नर। आर्टिकल 166 क्लॉज 1 में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एज पर रूल्स मेड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 166 क्लॉज 2 में क्या दे रखा है कि गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन हिज नेम। आर्टिकल 166 3 सब क्लॉज कर रहा हूँ, क्लॉज 3, गवर्नर कैन मेक रूल फॉर द एफिशिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस। ये सब चीज़ें ऊपर देख चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो इतना फोकस से देखना हो देखना, नहीं देखना हो नहीं देखना। बेयर एक्ट से एक बार रीड ज़रूर कर लेना, बाकी तुम लोगों के दिमाग में छप जाएगा। आर्टिकल याद होने चाहिए, लेकिन बहुत इतने सारे हैं, कहाँ से याद करोगे यार। कुछ इंपॉर्टेंट है वही याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसमें से भी ये जो जो लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो और भी लिख सकता था। जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, इनमें से भी अगर 2-4 याद करने हो तो 2 ही 4 याद करना, इतना लोड मत लेना, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करते हैं कि भाई इन बंदों को मिनिस्टर बना दो। ये कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 164 में दे रखा है। अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी अदर ऑफिशियल्स को। सिंपल है और कुछ नहीं है बस। फिर क्या है, 1 सेकंड यार, पानी पी लूँ। हाँ, ये केस लॉ देख लेते हैं। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत शुक्रिया है पानी पीने देने के लिए तुम लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो जो जनरली एक्ट करता है एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट कुछ केसेस में जहाँ पर उनका एक्सप्लिसिटली, वही जो ऊपर बता रहा था मैं, एक्सप्लिसिटली लिखा हो या तो डिस्क्रिप्शन अलाउड हो। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पर्सनल नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट करता है डिसीजन किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। जो सेटिस्फैक्शन लिखा रहता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट, तो ये जो सेटिस्फैक्शन वर्ड का मतलब है कि भाई सेटिस्फैक्शन इन लोगों का नहीं, किसका, डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है इतना खेल इसका। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यशवंत त्रिम्बक 1996 का है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके अंदर, कहा कि गवर्नर की जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस विच कैन बी डेलीगेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन द डिस्क्रिशनरी मैटर्स। बस लेजिस्लेटिव पावर देख लेते हैं। समनिंग, प्रोरोग, डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट साहब करते हैं समन प्रोरोग, वैसे गवर्नर साहब भी करते हैं कि भाई समन करते हैं कि भाई आ जाओ स्टेट लेजिस्लेचर को, प्रोरोग कर देते हैं सेशन को, डिसॉल्व भी कर देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। नहीं तो और कौन करेगा, खुद सोचो ना। सबसे हाई स्टेचर पे स्टेट के अंदर तो यही है, कहने के लिए ही सही, लेकिन है तो कुछ तो रिस्पेक्ट, कुछ तो सारी चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी, तो वही है, इसी वजह से इनको दे रखा है। ये जो पावर है जनरली एक्सरसाइज किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन इन केसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी द गवर्नर में एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। एग्जाम्पल, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। एड्रेस टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 175, जो गवर्नर है एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ईच ईयर, आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। वही सिंपल जैसे प्रेसिडेंट साहब करते हैं उसी तरीके से ये भी करते हैं, बस ये स्टेट लेवल पे करते हैं। गवर्नर साहब आएंगे आफ्टर ईच इलेक्शन का जो पहला सेशन होगा या फिर हर साल के पहले सेशन पर, और कुछ भाषण वाषण देंगे, एड्रेस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, बताएंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहने वाली हैं इस साल या क्या रहेंगी इस साल, है ना। फिर है सेंडिंग मैसेज टू द लेजिस्लेचर। मैसेज व्हाट्सएप नहीं करते हैं कि भाई फेसबुक पे मैसेज भेज दिया, इंस्टा पे मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ये वाला मैसेज नहीं। लिखित होता है इन लोगों का मैसेज कि भाई क्या 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 चल रहा है बिल पर बताओ, या फिर कुछ मैटर्स पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ी या बढ़ी तो कैसे बढ़ रही हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं अब तक, वो सारी चीज़ें बता दो। एसेंट अब देख लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब के पास रहते हैं, इनके पास थोड़े ज़्यादा पावर है एसेंट को लेकर, मतलब ऑप्शन ज़्यादा है इनके पास। ये महिला हैं, जैसे हम आदमी हैं हमारे पास वो ऑप्शन है, वैसी महिलाएं हैं ये गवर्नर साहब, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो एसेंट टू बिल, आर्टिकल 200 क्या है भाई, गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, अगर बिल आया तो क्या कहेंगे, भाई साइन कर दे रहा हूँ ले जाओ, तो बिल जो है एक्ट बन गया। पहला तो यही है कि भाई सीधे से मान गए।
दूसरा है नाटक करने लगे थोड़ा कि भाई जी मैं तो नहीं देता, अपना एसेंट मैं नहीं दूंगा, मेरे तो इसका है तो मैं नहीं दे पाऊँगा, ये सारी चीज़ मेरे हिसाब की नहीं है। तो ये वीटो पावर हो गई। भले रेयर, बहुत रेयर यूज़ होती है भाई क्योंकि अरे यार खुद सोचो ना, काम वाम तो करते हैं नहीं ये लोग, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बस समझ लो कि रेयरली यूज़ होती है। या तो दूसरा कहेंगे कि वापस कर दिया कि लो यार देखो यार मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ के अंदर, ये कुछ चीज़ें ऐड करो या कुछ चीज़ें डिलीट करो। लेकिन ये है कि अगर उन लोग वो लोग ऐड करें या ना करें कैसे भी, अगर वापस से सेम बिल भी भेज दिया सेम टू सेम बिना कुछ चेंज किए, जैसा इन्होंने दिया और इन्होंने दूसरे हाथ से इनको पकड़ा दिया, तो इनको साइन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होना चाहिए। क्या क्या सोच रहे हो, गलत बोल रहा हूँ? हाँ भाई गलत ही बोल रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्टेट में आता है क्या यार? अजीब बात करते हो तुम लोग भी, पकड़ लिया करो गलती को। रिजर्व द बिल फॉर द प्रेजिडेंट्स कंसिडरेशन, यही वाला ऑप्शन के पास ज़्यादा है। ये समझ लो छोटे भाई हैं ये, तो छोटे भाई ने बोला कि बड़े भाई से पूछ के बताऊंगा कि भाई वो जो बोलेंगे वही होगा। लेकिन बड़े भाई के पास थोड़ी कोई बड़ा भाई है, तो वो कहाँ से बताएगा? वो तो अपने आप से सोचेगा कि ठीक है भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंपल। इनके पास गवर्नर साहब के पास यही ऑप्शन है कि भाई मैं तो बोल दे रहा हूँ प्रेसिडेंट साहब को, भाई वही देख के बताएंगे कि अब इसमें क्या हो सकता है, साइन करना है या नहीं करना है, या जो भी चीज़ें करनी है बस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट साहब की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 है क्या? बताना यार ज़रा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है। गवर्नर साहब क्या है, प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। जब कब करते हैं? जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा तभी कर पाएंगे। सेशन में है तो भाई ये खुद ही बना लेंगे ना लो। जब सेशन में नहीं है तब कह देंगे कि भाई ऑर्डिनेंस ले आते हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और ये भी सेम सेंटर वाले की तरह ही ये भी 6 वीक्स तक रहता है फ्रॉम द रीअसेंबली। तो मैक्सिमम कितना हो गया? 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ कहाँ से आया? क्योंकि एक दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप जो है 6 महीने का रह सकता है। और जो ये ऑर्डिनेंस है उसका कितना रहेगा? 6 वीक का रहेगा। तो मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 6 वीक कितना हो गया? 7.5 महीना हो गया। बस सिंपल। फिर है फाइनेंशियल पावर, देख लेते हैं। मनी बिल, कि भाई कोई भी मनी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब गवर्नर साहब रिकमेंड करेंगे। आर्टिकल 207 में दे रखा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नर इंश्योर करते हैं कि स्टेट का बजट जो है AFS जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लेजिस्लेचर में रखा जाए। आर्टिकल 202 में दे रखा है। कंटिजेंसी फंड, कि उससे कुछ पैसा निकालना है तो कौन देगा इसके पैसे, मतलब कौन करेगा इसको ऑथराइज, ये है आर्टिकल 267। जुडिशियल पावर देख लेते हैं। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 में है। पार्डनिंग पावर तो और भी हमने पढ़ी थी ढंग से, वो सारी पहले वाला लेक्चर देखोगे प्रेसिडेंट साहब का तो उसमें पूरा डिफाइन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ लिखा है, देख लो। गवर्नर साहब पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिशन। इसे फिर से नहीं बता रहे हैं इन सबके मतलब, क्योंकि पहले बता चुका हूँ, वापस नहीं बता रहा हूँ। चलो अच्छा एक एक लाइन में बता देता हूँ बस सिंपल। जैसे पार्डन डायरेक्ट माफ़ी कर दिया, ठीक है भाई चलो जाओ घर जाओ। ठीक है। रिमिशन क्या हो गया कि भाई सेम पनिशमेंट को कम कर दिया, चलो कि भाई 7 साल की सज़ा थी 5 साल कर दिया, रिमिशन पे भेज दिया। रिस्पाइट में मतलब समझ लो कुछ स्पेशल इंसिडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल एक महिला थी, उसको सज़ा होने वाली थी समझ लो 10 साल की, या फिर फांसी की सज़ा होने वाली थी उस महिला को, लेकिन उसके पेट में बच्चा है तो इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी समझ लो। रिप्राइव में भी यही है कि नेचर ही चेंज कर देते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, अगर डेथ सेंटेंस है तो उसे दूसरे तरीके से कर दिया। सस्पेंड तो पता ही है तुम लोगों को, ये कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। यही सब चीज़ें और कुछ नहीं है। ये जो पावर है नैरो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से, क्योंकि इनके पास सिर्फ स्टेट लॉज में ही पार्डन करने की पार्डनिंग पावर रहती है। मतलब सिंपल कहें तो स्टेट लॉज के लिए ही पार्डनिंग पावर इनकी बनी हुई है, बस ख़त्म। कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। भाई गवर्नर साहब को कंसल्ट किया जाएगा जब किसी जज को अपॉइंट करना होगा स्टेट के हाई कोर्ट में, आर्टिकल 217 में। और लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके पास होगा? प्रेसिडेंट साहब के पास होगा। सब चीज़ें कलीजियम सिस्टम से चलती हैं, देखने में मज़ा आ रहा है तुम लोग देख देख के। डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ दे रखा है भाई? का कह दिया गया है कि भाई जो गवर्नर साहब हैं जनरली एक्ट करते हैं एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन एक्सरसाइज कर सकते हैं डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अलाउज। क्या चीज़? एक्सप्लिसिटली अलाउज।
जैसे कि रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200, गवर्नर साहब रिजर्व कर सकते हैं। ये सब किसके पास है पावर, बताने की मैं रिजर्व कर रहा हूँ, गवर्नर साहब के पास है। यही तो डिस्क्रिशनरी पावर है। या फिर रिकमेंड करना प्रेसिडेंट का रूल, आर्टिकल 356 में, कि भाई गवर्नर साहब को लगता है, ये तो डिस्क्रिशन हो गया ना, उनको लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला कि भाई, क्योंकि बोलेगी भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो रहता है ना कि गवर्नर को लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो रिकमेंड कर देते हैं इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर में भी इनका यही है कि भाई डिस्क्रिशनरी पावर, लेकिन तब नहीं कि जब मेजोरिटी आ गई, तब कि भाई जब हंग असेंबली है, मतलब किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं आई है, तब की बात हो रही है ये। ऐसा नहीं कि भाई जो मेजोरिटी में है और जो मेजोरिटी में नहीं है तो मैंने माइनॉरिटी वाले को बोल दिया कि भाई तुम आके बताओ कि तुम्हारे पास वो है कि नहीं है, क्या बोलते हैं, मेजोरिटी है कि नहीं है। डिसमिसल ऑफ अ मिनिस्ट्री, गवर्नर को लगता है कि भाई मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया लेजिस्लेचर में, तो डिसमिस कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भाई अपने मेजोरिटी को प्रूव करो। डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कई केसेस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो गवर्नर साहब के पास पावर है कि भाई असेंबली को ही डिसॉल्व कर दें, जैसे पानी में चीनी कर देते हैं। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो लिमिटेड है, और सिर्फ वहीं तक है जब एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड की गई हो, नहीं तो बाकी सारी सिचुएशंस में इन्हें एक्ट करना होगा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस सिंपल। अब देख लेते हैं रोल एज द एग्जीक्यूटिव, रोल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन, क्योंकि ब्रिज है ना एक तरीके से, किसके बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में। और क्या है भाई, एक्ट करते हैं एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द सेंटर इन द स्टेट, कीपिंग द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म अबाउट स्टेट अफेयर, कि भाई स्टेट में क्या चल रहा है वो सब यूनियन को बताते रहते हैं, जैसे समझ लो चुगलखोर हैं एक तरीके से। दिस रोल इज़ क्रूशियल फॉर द सेंटर टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर और एड्रेसिंग इमरजेंसीज, बस ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है। बस चलो आज का लेक्चर यही है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, करने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और पढ़ना और फिर उस क्वेश्चन को कर देना। बस चलो बाय।